बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स का मतलब वैसे लोग जो लिबर्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे या अपने देश को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे या अपने देश में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। आइए शुरू करते हैं। ये पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 ए रेवोल्यूशन लेड बाय द एडुकेटेड मिडिल क्लास वाज अंडर वे। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि दो लोग पैरेलल रेवोल्यूशन कर रहे थे। मतलब एक तरफ जो थे वो पुअर, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स, यानी कि निर्धन लोग, बेरोजगार लोग। स्टार्विंग पीजेंट्स का मतलब होता है वैसे किसान जो भूख से मर रहे थे, और वर्कर्स का मतलब होता है श्रमिक मजदूर। तो ये लोग जो थे एक तरफ रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है, और इन्हीं के पैरेलल, इन्हीं के समकक्ष में कुछ और लोग भी थे जो रिवोल्ट कर रहे थे। वो थे एडुकेटेड मिडिल क्लासेस। एडुकेटेड मिडिल क्लासेस मतलब, मिडिल क्लासेस का मतलब होता है वैसा वर्ग जिसके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ना बहुत भुखमरी की स्थिति होती है। मतलब इनका काम चलने भर पैसा रहता है इनके पास। तो ये जो एजुकेटेड थे और मिडिल क्लास थे, ये लोग भी रेवोल्यूशन कर रहे थे। और ये जो घटना है ये 1848 की घटना है। तो यूरोप के बहुत सारे देशों में, जैसे कि पोलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी यूरोप के बहुत सारे देशों में ये जो था, ये एक तरीके का रेवोल्यूशन चल रहा था लिबर्टी के लिए। सब लोग लिबर्टी की डिमांड कर रहे थे। इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। फ्रांस में 1848 में फरवरी के महीने में वहाँ पर एक रिवोल्ट हुआ था जिसमें कि मोनार्क यानी कि राजा को एब्डिकेशन किया गया था। एब्डिकेशन का मतलब होता है उसे सत्ता से बाहर कर देना, पावर से बाहर कर देना, यानी उसको राजा के पद से हटा दिया गया था। तो राजा ही हट गया तो फिर वहाँ पे रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दी गई थी। और रिपब्लिक एस्टेब्लिश के साथ में ही वहाँ पर यूनिवर्सल मेल सफरेज का सिस्टम लाया गया था। यूनिवर्सल मेल सफरेज होता है, सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो रिपब्लिक जो ये दोबारा रिपब्लिक बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक बार और रिपब्लिक बन चुका था जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिस समय रॉबिस्पियर था। तो जिस समय रॉबिस्पियर था उस समय जो रिपब्लिक था, तो उस समय में जो वोट देने का अधिकार था तो वो 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार था, वो भी सिर्फ पुरुषों को, ठीक है। और वो भी 25 साल से ज़्यादा उम्र भी होना चाहिए, और साथ में आपको 3 दिन के मजदूरी के बराबर जो एक मजदूरी होता है उतना आप टैक्स पे करते हैं, तभी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन इस बार ये ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया। इस बार सिस्टम रखा गया कि वो जो 25 था, 25 से घटा करके 22 कर दिया गया। मतलब आपका अगर 22 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी पुरुष है तो वो वोट दे सकता है, चाहे वो टैक्स देता हो, चाहे टैक्स नहीं देता हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे पुरुषों को, 22 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन महिलाओं को नहीं दिया गया था। आगे देखते हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। ये बोल रहा है कि यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में, अभी तो फ्रांस की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अगर फ्रांस को छोड़ दें तो फ्रांस के बाहर और यूरोप के बहुत सारे देशों में क्या था, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डेवलप नहीं हुआ था। मतलब आप कहिए कि नेशनलिज्म नहीं आया था लोगों में, और ये लोग नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन नेशनलिज्म की आग वहाँ पे लग चुकी थी, इसलिए वो नेशन स्टेट की डिमांड कर रहे थे। ये देश थे जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब देश थे, ठीक है। और यहाँ पर भी जो जितने स्त्री थे और पुरुष थे, ये लोग भी जो मिडिल क्लास के थे, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, ये लोग भी वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, अपने नेशनल यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे। और वो लोग भी अपने अपने देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, प्रयास में लगे थे या स्ट्रगल कर रहे थे कि इन देशों में भी क्या हो, अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, बिल्कुल फ्रांस की तरह ही। क्योंकि फ्रांस में जो कुछ हो रहा था तो ये लोग उससे प्रेरित हो रहे थे। फ्रांस की आग इन देशों में भी चली गई थी। और याद रहे कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा है कि ऑस्ट्रिया का जो प्राइम मिनिस्टर था, ड्यूक मैटरनिक, उसका ये स्टेटमेंट है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी के यूरोप को जुकाम पकड़ लेता है। तो फिर ये बात वही हो रही है कि फ्रांस में दोबारा रिपब्लिक आ रहा है, तो अब इन देशों में भी आग भड़क रही है। अब ये लोग भी अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग।
took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association। तो ये फ्रांस के बाहर यानी यूरोप के जो अन्य देश थे वहाँ पर भी नेशनलिज्म की आग लग चुकी थी और वो लोग भी अपने देश को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। और पूरा यूरोप में लगभग कहीं ना कहीं जहाँ तहाँ कुछ थोड़े छोटे बड़े रिवोल्ट चल ही रहे थे और ये सब देश अनरेस्ट में था। अनरेस्ट का मतलब होता है उथल पुथल की स्थिति थी, शांति नहीं थी, ठीक है, रेस्ट में कोई नहीं था। और ये जो देश थे ये लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। यहाँ लिखा है टुक एडवांटेज का मतलब होता है कि फ़ायदा उठाना चाहते थे। और चाहते क्या थे, इनका डिमांड था क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट, ये अपने देश को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, जैसे कि चाहते थे कि इनके देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो मतलब राजा के मुंह से निकली हुई बातें ही कॉन्स्टिट्यूशन थी, मतलब वो नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और उसके हिसाब से राजा भी चले, उसके हिसाब से प्रजा भी चले। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है, यहाँ प्रेस का मतलब है छपाई वाली जो मशीन होती है, प्रिंटिंग प्रेस, जिससे बुक्स और न्यूज़पेपर पे प्रतिबंध था, आप बुक्स नहीं छाप सकते हैं, न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते हैं, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब आप कोई ग्रुप नहीं बना सकते हैं, कोई संगठन नहीं बना सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हैं, इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध था। तो ये लोग चाह रहे थे फ्रांस के अलावा जो बाकी के देश थे जहाँ पर नेशनलिज्म की आग लग चुकी थी कि इनके यहाँ भी एक संविधान बने और फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह वगैरह ये सब भी उनके यहाँ पर आए। आगे देखते हैं क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जर्मनी का दिया गया है। इन द जर्मन रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रोस्पेरस आर्टिजन्स केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। देखिए जर्मनी में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ये लोग भी फ्रांस की नकल करते हैं, या कह सकते हैं कि फ्रांस से प्रेरणा लेकर के ये लोग भी अपने यहाँ पर क्रांति करते हैं। और जर्मनी में जो ये क्रांति होती है इसमें भी वही होता है, मिडिल क्लास के लोग इसमें भाग लेते हैं। मिडिल क्लास में प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और प्रोस्पेरस आर्टिजन्स कहने का मतलब जो समृद्ध अमीर किसान थे वो लोग, ये सारे मिडिल क्लास के लोग इसमें भाग लेते हैं और एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। और जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। ये फ्रैंकफर्ट में जाते हैं और एक जगह पे जमा होते हैं और ये लोग एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। याद रखिए कि फ्रांस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वहाँ पर भी थर्ड स्टेट के लोगों ने मिल करके एक नेशनल असेंबली बनाई थी, तो वो लोग वहाँ पर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे, ठीक है। आइए, तो ये लोग भी एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं बिल्कुल फ्रांस की तर्ज पर। On 18 May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। अब आइए, अब 18 मई 1848 की घटना है, ठीक है, और शहर था फ्रैंकफर्ट, और इस शहर में एक चर्च था जिसे बोलते हैं चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये सेंट पॉल चर्च था इस फ्रैंकफर्ट शहर में। चर्च में सारे लोग, ये बहुत बड़ा चर्च था, ये सारे लोग इस 18 मई 1848 को जमा होते हैं और ये जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं। इस जर्मन नेशनल असेंबली में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब पूरे जर्मनी से इतने लोगों को इलेक्ट किया गया था और ये लोग इस असेंबली के मेंबर थे, ठीक है। और यही लोग जा करके इस चर्च में बैठते हैं। तो ये चर्च में ये लोग जब जा रहे थे तो एक प्रोसेसन यानी कि झांकी बना करके, फेस्टिव लिखा हुआ है मतलब जैसे कोई उत्साह होता है, कोई त्यौहार होता है जिसमें झांकी बना करके लोग जाते हैं, कैसे रामनवमी में, बिल्कुल उसी तरीके से ये झांकी बना करके मार्च करते हुए ये सारे लोग जाते हैं और ये चर्च में जा करके सब लोग वहाँ पर बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है और यही लोग डिक्लेयर करते हैं कि यही हमारा जर्मनी का पार्लियामेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि फ्रांस में हुआ था, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे जा करके ये लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ठीक, फॉर ए जर्मन नेशन, अपने जर्मनी देश के लिए, टू बी हेडेड बाई ए मोनार्की। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन होगा, मोनार्की होगी। मतलब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते थे और मोनार्की भी चाहते थे, मतलब ये राजा को नहीं हटाना चाहते थे, कहने का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे, सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये लोग जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जमा होते हैं, ये नेशनल असेंबली जर्मनी की, इनका क्या मतलब कैसा देश बनाना चाहते थे, एक ऐसा जर्मन नेशन बने कि जिसमें कि
पार्लियामेंट भी हो, ठीक है, और इसमें मोनार्क भी हो मतलब राजा भी हो, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हो। ये तीनों चीज़ चाहते थे। तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाना चाहते थे। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. और जब ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं और बनाते हैं तो इनका एक डेप्यूटी मतलब इन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक ऑफिसर होता है जिसे डेप्यूटीज बोला जाता है। ये डेप्यूटीज जाता है जर्मनी के राजा के पास। उस समय जो जर्मनी को प्रसिया बोला जाता था, ठीक है, तो ये प्रसिया के राजा के पास जाता है। उस समय जो प्रसिया का राजा था उसका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम IV। इस राजा के पास जाता है और ऑफर करता है कि सर हम लोगों ने सर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है सर, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और इस पर साइन कर लीजिए और हमारा देश जो है जर्मनी है, ये जर्मन नेशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा। और राजा उसे देखते के साथ ही रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि राजा अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो राजा की पावर कम होगी या बढ़ जाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो राजा के मुंह से निकली हुई बात ही कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो वो बोल दिया वही कानून हो गया। लेकिन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तो कोई भी मोनार्क या कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके देश में कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है, इसलिए वो इसका विरोध करता है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है कि तुम लोग क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हो देश में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, और राजा का जो ये जो काम करता है राजा उसको रिजेक्ट कर देता है, इसको अरिस्टोक्रेसी का और मिलिट्री का भी सपोर्ट मिल जाता है। अरिस्टोक्रेसी कहने का मतलब आप वहाँ के जो ऊंचे जाति के लोग थे या वैसे लोग जो पावर में थे, जो नोबिलिटी थे, जो राजा के ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, ये लोग भी उसको राजा को सपोर्ट करते हैं और राजा की मिलिट्री तो राजा को सपोर्ट करती ही है। द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट एरोडेड, तो जब ये सारे लोग साथ हो जाते हैं मतलब अरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री और जो राजा सब एक साथ हो जाते हैं तो पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है वो एरोड हो जाता है। मतलब पार्लियामेंट का सब लोग विरोध में ही खड़ा हो जाते हैं तो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हट जाता है। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, अब ये जो पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट शहर में जो पार्लियामेंट इन लोगों ने बनाया था इसमें ज़्यादातर तो मिडिल क्लासेस थे, अरिस्टोक्रेसी थी नहीं, इसमें मिलिट्री के लोग थे नहीं, इसमें राजा के घर के लोग इसमें थे नहीं। तो हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, तो इन लोगों का सपोर्ट भी खत्म हो जाता है। मिडिल क्लास के लोग ही सिर्फ थे उसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, और लास्ट में इनको वर्कर्स और आर्टिजन्स भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि देख लेते हैं कि भाई राजा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसमें खतरा है। इन द एंड ट्रूप्स वेयर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और लास्ट में ट्रूप्स को बुलाया जाता है, ट्रूप्स यानी फौज को बुलाया जाता है, और ये जो असेंबली बनाई गई थी नेशनल असेंबली जर्मनी की, इसको ताकत के बल पर फोर्सफुली इसको डिसबैंड यानी कि बंद कर दिया जाता है। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। ये बोल रहा है कि ये सब तो चल रहा था, डेमोक्रेसी की मांग चल रही थी, लिबर्टी की मांग चल रही थी, प्रजा और राजा के बीच में खींचतान चल रही थी और बहुत हद तक प्रजा को सफलता भी मिल रही थी, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति थी वो कंट्रोवर्शियल थी। पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल रहा था लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था, ठीक है, उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, वोट देने का अधिकार भी नहीं था, वो मंत्री नहीं बन सकते थे, वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते थे, ये कुछ भी अधिकार उन लोगों के पास में नहीं था। तो इसलिए जो जबकि हकीकत तो ये है कि जितना पुरुष इन आंदोलन में और क्रांति में भाग ले रहे थे उतना महिलाओं का भी योगदान था, फिर भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था। Women had formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstration। तब महिलाओं ने क्या किया, अंत में उन लोगों ने अपना एक अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाया। हम लोग देखे थे कि फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स बन रहे थे जिसमें कि जैकोबिन क्लब्स था, तो उसी तरीके से महिलाओं ने भी अपना अलग अलग क्लब बनाने लगी क्योंकि महिलाओं को इंक्लूड नहीं कर रहे थे जो जेंट्स थे। महिलाओं ने अपना अलग खुद का न्यूज़पेपर निकाला और महिलाएं अपना अलग पॉलिटिकल मीटिंग्स करती थीं, अलग डिमॉन्स्ट्रेशंस करती थीं। Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly। ठीक है, तो महिलाओं का इतना बढ़ चढ़ कर योगदान था, उसके बावजूद भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। ठीक है, ये जब सेंट पॉल चर्च था जो फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पर जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन हुआ था तो इसमें महिलाओं को
एज ए मेंबर इंटर करने नहीं दिया गया था। इनको सिर्फ गैलरी में, जो विजिटर्स गैलरी हैं, जो यहाँ दर्शक बैठ करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, बस ये वहाँ पर बैठने का परमिशन इनको दिया गया था। ये देख सकते हैं हम लोग, ये वही वो सेंट पॉल चर्च है फ्रैंकफर्ट शहर में, जिसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोला जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये नीचे मेंबर लोग बैठे हैं और ये गैलरी है ऊपर में। इस गैलरी में महिलाओं को बैठने दिया गया था, वो भी सिर्फ आप देख सकती हैं, कुछ इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। देखिए ये कितना बड़ा हॉल है, यही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था, जो कि सेंट पॉल चर्च था। ये आगे पढ़ते हैं हम लोग। Though the conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. अब देखिए ये बोल रहा है कि 1848 में जो राजा ने क्या किया था जर्मनी में, कि फौज बुला करके तो ये जर्मन नेशनल असेंबली को कुचल दिया था, इन लोगों को बंद करवा दिया था, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया था। लेकिन राजा ये समझ चुका था कि एक बार ये रेवोल्यूशन हुआ तो हम सप्रेस कर दिए, लेकिन बार बार रेवोल्यूशन होगा, अगली बार अगर रेवोल्यूशन होगा तो शायद हम इसको सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये उसको रियलाइज़ हुआ राजा को। मोनार्क्स वेयर beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. अब ये मोनार्क जो था राजा जो ठीक है, ये रियलाइज़ करने लगा कि ये एक साइकिल बन चुका है रेवोल्यूशन का और रिप्रेशन का। मतलब लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं और राजा उसको रिप्रेस का मतलब होता है दबा देना। तो लोग क्रांति करते हैं और राजा दबाता है, लोग क्रांति करते हैं, राजा दबाता है। तो ये राजा को रियलाइज़ हो गया था कि ये एक साइकिल बन गया है और इस साइकिल को एंड तभी होगा, ये तभी समाप्त होगा ये साइकिल, जब कुछ कॉन्सेशन यानी अपनी प्रजा को कुछ छूट दी जाएगी, कुछ उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। तभी जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हैं इनको संतोष होगा। अगर इनको असंतोष रखिएगा, बेचारे असंतुष्ट रहेंगे, तो ये रेवोल्यूशन करते रहेंगे। ये राजा को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि अब ताकत के बल पर इन लोगों को नहीं दबाया जा सकता है, इन लोगों को कुछ रियायत देनी होगी। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken places in वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। इसलिए 1848 के बाद के वर्षों में क्या हुआ, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज यानी कि जो राजा था वो अब कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने लगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस वो इंट्रोड्यूस करता है। Thus सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर एबोलिश्ड। हाँ, उसने क्या किया, सर्फडम यानी गुलामी और बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी को उसने एबोलिश कर दिया, हटा दिया। इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया, ये काम रशिया में हुआ और हैब्सबर्ग डोमिनियन में हुआ यानी ऑस्ट्रिया में हुआ। दी हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867। और हंगरी में भी बहुत सारे ऑटोनॉमी प्रजा को दी जाने लगी, मतलब लोगों को लिबर्टी देने लगे लोग। तो राजा अब समझ चुका था कि यदि लिबर्टी नहीं दिया जाएगा तो ये दोबारा रिवोल्ट करेंगे, तीसरी बार रिवोल्ट करेंगे और हर बार इन्हें कुचला नहीं जा सकता है। अंत में कहीं वही हाल हमारा भी नहीं हो जाए जो फ्रांस में लुई 16 का हुआ था, जिसको सबके सामने राजा को ही गिलोटिन कर दिया गया था।